जैन साहब, तो फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और हम लोग अब शुरू करने वाले यूटोरिया का 7500 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न वाला सीरीज को, जिसमें उन लोगों ने सामान्य अध्ययन का सारा प्रश्न डाला हुआ है 150 प्रैक्टिस सेट के साथ। यह यूटोरिया का लॉन्च किया हुआ नया बुक है, जिसमें हम लोगों ने 150 सेट डाला हुआ है। हम लोग उसी बुक को अब कंप्लीट करेंगे। हम लोगों ने पहले घटनाचक्र भारतीय इतिहास से कर लिया था। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो उसे जाकर जरूर देखिए। और अब इसे भी कंटिन्यू रखेंगे जब तक 150 सेट पूरा का पूरा हम लोग आपके साथ डील नहीं कर लेते हैं। तो यहाँ पहला सेट यहाँ से शुरू होता है। शुरू करने से पहले आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो इस तरह का डालें जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो उसे आप तक पहुँचाने के लिए हमें आसानी हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का 71वां बीपीएससी प्री देने वाले हैं, या फिर कोई भी बिहार एसआई या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें कि ये जीके जीएस पूछता है, वो उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएंगे, ताकि उन्हें इस वीडियो का पूरा पूरा लाभ मिल सके और वह भी अपनी एग्जाम की तैयारी में अच्छा तैयारी कर सकें। आइए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से, पहले सेट से। सेट नंबर 1 है, आप लोग देख सकते हैं यूटोरिया का सेट नंबर 1 है। और इसका पहला प्रश्न शुरू करते हैं अब। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो बी इसका आंसर हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन से? तो डी आंसर हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर। आगे वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा, जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में हुई थी? तो सी इसका आंसर हो जाएगा, इलाहाबाद। वर्ष 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा, जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया, वह सभा किस शहर में हुई थी? तो सी इसका आंसर हो जाएगा, इलाहाबाद। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे? तो डी आंसर हो जाएगा, एच एस ऑलकॉट। एच एस ऑलकॉट नहीं थे, बाकी बाल गंगाधर तिलक थे, एनी बेसेंट थी और एच सुब्रमण्यम अय्यर थे। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे? तो डी इसका आंसर हो जाएगा, एच एस ऑलकॉट। अगला, नोआखली घटना के समय गांधी जी का निजी सचिव कौन था? तो डी आंसर हो जाएगा, प्यारे लाल। नोआखली घटना के समय गांधी जी का निजी सचिव कौन था? तो सी आंसर हो जाएगा, प्यारे लाल। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, तो ये आंसर हो जाएगा, रचनात्मक कार्यों को। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया किसको? तो ये आंसर हो जाएगा, रचनात्मक कार्यों को। आगे, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है? तो सी इसका आंसर हो जाएगा, पोस्ट मास्टर नहीं है। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है? तो पोस्ट मास्टर नहीं है। बाकी दुर्गेश नंदिनी है, आनंद मठ है और देवी चौधरानी है। आगे, वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? तो बी इसका आंसर हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? तो बी इसका आंसर हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। आगे, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? तो ए आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत के विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? तो ए आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? तो सी आंसर हो जाएगा, अल्लारू सीताराम राजू। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? तो सी आंसर हो जाएगा, अल्लारू सीताराम राजू। आगे, पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो बी इसका आंसर हो जाएगा, करम शाह। पागलपंथ की स्थापना किसने की? तो बी आंसर हो जाएगा, करम शाह। आगे, पानीपत के युद्ध में बाबर को जीतने का मुख्य कारण क्या था? तो सी आंसर हो जाएगा, तुलगुलाम पद्धति। पानीपत के युद्ध में बाबर को जीतने का मुख्य कारण क्या था? तो सी आंसर हो जाएगा, तुलगमा पद्धति। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र शर्की राजवंश की स्थापना किसने की? तो ये आंसर हो जाएगा, मलिक उल शर्क। मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र शर्की राजवंश की स्थापना किसने की? तो ये आंसर हो जाएगा, मलिक उल शर्क। आगे, अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों का शवाधान प्राप्त हुआ, तो बी आंसर हो जाएगा, जौरवे संस्कृति से। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के शवाधान प्राप्त हुआ कहाँ से? तो बी आंसर हो जाएगा, जौरवे संस्कृति से। आगे है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो डी आंसर हो जाएगा, गुप्त का। भागवत संप्रदाय में किसका विकास में किसका योगदान अधिक था? तो डी आंसर हो जाएगा, गुप्त का। आगे, धम्मे के स्तूप कहाँ स्थित है? तो डी आंसर हो जाएगा, सारनाथ में। धम्मे के स्तूप कहाँ स्थित है? डी आंसर हो जाएगा, सारनाथ में। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो बी आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? तो बी आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। आगे, यूरोप के उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? तो ये आंसर हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर। यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? तो ये आंसर हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर। आगे, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है किसका? तो सी आंसर हो जाएगा, गिरिपद स्थिति का। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है किसका? तो सी आंसर हो जाएगा, गिरिपद स्थिति का। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा परिवार से संबंधित नहीं है? तो बी आंसर हो जाएगा, निहारिका। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो बी आंसर हो जाएगा, निहारिका।
आगे सुमेलित करने के लिए दिया हुआ सूची 1 को सूची 2 से, तो आइए मिलान देखते हैं। तो अनुच्छेद 26 हो जाएगा धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 40 हो जाएगा ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 98 हो जाएगा संसद सचिवालय और अनुच्छेद 239 हो जाएगा संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। तो ए इसका आंसर हो जाएगा 3-4-2-1, 3-4-2-1। फिर से देखते हैं। तो अनुच्छेद 26 हो जाएगा धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 40 हो जाएगा ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 98 हो जाएगा संसद सचिवालय और अनुच्छेद 239 हो जाएगा संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। अगला प्रश्न है 21 नंबर, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार की स्थानीय इकाइयों का नियंत्रण नहीं होता है? तो ये आंसर हो जाएगा नागरिकों की शिकायतों पे। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों का नियंत्रण नहीं होता है? तो ये आंसर हो जाएगा नागरिकों की शिकायतों से। आगे निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत कथन देखना है। तो मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स का अधिकार था पर आधारित है, या बिल्कुल सही है। संविधान का अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है, या गलत है। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है, या बिल्कुल गलत है। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, या भी गलत है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। बी, सी और डी तीनों गलत है, पहला इसमें सही है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का संबंध किस विषय से है? तो बी इसका आंसर हो जाएगा सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन। वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का संबंध किस विषय से है? तो बी आंसर हो जाएगा सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन। आगे, भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तार कानून कब पारित किया गया? तो सी इसका आंसर हो जाएगा 1996 में। भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून कब पारित किया गया? तो सी आंसर हो जाएगा 1996 में। आगे है व्यक्तिगत प्रयोज्य आय, पीडीआई एक क्या है? तो पीडीआई बराबर होता है व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय एक क्या है? तो बी आंसर हो जाएगा पीडीआई बराबर व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान। आगे है, शरीर के संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि? तो सी इसका आंसर हो जाएगा अत्यंत वाष्पशील है। शरीर के संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि यह, तो सी आंसर हो जाएगा अत्यंत वाष्पशील है। आगे, जब जल वाष्प में परिवर्तित होता है तब, तो सी आंसर हो जाएगा वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है। फिर से, जब जल वाष्प में परिवर्तित होती है तब क्या होता है? तो सी आंसर हो जाएगा वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में परिवर्तित होती है। आगे, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण करती है और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो बी आंसर हो जाएगा 1%। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण करती है और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो बी आंसर हो जाएगा 1%। आगे मिलान करने के लिए दिया हुआ है सूची 1 को सूची 2 से धातु और संबंधित रोग। तो आइए मिलान देखते हैं। तो आर्सेनिक से हो जाएगा फेफड़े का कैंसर, कैडमियम से हो जाएगा हड्डियों में कमजोरी, पॉलीविनाइल क्लोराइड से हो जाएगा श्वसन संबंधी समस्या और बेरियम से हो जाएगा मस्तिष्क सूजन। तो सी इसका आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा 1-3-4-2, 1-3-4-2। फिर से देखते हैं। तो आर्सेनिक हो जाएगा फेफड़े का कैंसर, बी हो जाएगा कैडमियम हड्डियों में कमजोरी, सी हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड का हो जाएगा श्वसन संबंधी समस्या और बेरियम का हो जाएगा 2 नंबर मस्तिष्क सूजन। तो डी आंसर हो जाएगा 1-3-4-2। अगला है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया कहलाती है। तो डी आंसर हो जाएगा एस्टरीकरण। फिर से, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो डी आंसर हो जाएगा एस्टीकरण। अगला है, ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। तो ए आंसर हो जाएगा वान डर वाल्स बलों द्वारा। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। तो ए आंसर हो जाएगा वान डर वाल्स बलों द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनाने से संबंधित है? तो ए आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालन नगरों में भूरी वायु बनाने से संबंधित है? तो ए आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा। आगे, किस प्रकार के उत्तक से मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है? तो सी आंसर हो जाएगा उपकला उत्तक द्वारा। किस प्रकार के उत्तक से मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है? तो सी आंसर हो जाएगा उपकला उत्तक द्वारा। आगे, मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोसोम किस रूप में कार्य करता है? तो ए आंसर हो जाएगा प्रतिजीवाणु कवक के द्वारा। मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोसोम किस रूप में कार्य करता है? तो ए आंसर हो जाएगा प्रतिजीवाणु कारक के द्वारा। आगे, पौधों में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो बी आंसर हो जाएगा स्फीति दाब। पौधों में रंध्रों का खुलना व बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो बी आंसर हो जाएगा स्फीति दाब का।
आगे निम्न में से कौन फूल का एक अंश या भाग है? तो बी आंसर हो जाएगा स्त्री केसर। निम्न में से कौन फूल का एक अंश या भाग है? तो बी आंसर हो जाएगा स्त्री केसर। आगे 37वां प्रश्न, सफ़ेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उसमें देखना कौन सा कथन सही है। तो यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है, यह बिल्कुल सही है। यह अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाता है, यह भी सही है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। फिर से देखते हैं, सफ़ेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है, यह बिल्कुल सही है। यह अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाता है, यह भी सही है। तो सी आंसर हो जाएगा। 1 और 2 इसमें सही है। आगे, सामान्य ठंडा में निम्नलिखित में से कौन नासिक संकुलन कंजशन के लिए उत्तरदायी है? तो बी आंसर हो जाएगा हिस्टामिन। सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन सा नसिका संकुलन या कंजशन के लिए उत्तरदायी है? तो बी आंसर हो जाएगा हिस्टामिन। आगे, केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? तो ए आंसर हो जाएगा आंतरिक जलिका में केंद्रिक कला का निर्माण किस कोशिका द्वारा होता है? तो ए आंसर हो जाएगा अंतर्द्रव्य जलीय जलिका में। आगे, लसिका एक रुधिर किस उत्तक का उदाहरण है? तो डी आंसर हो जाएगा संवहनीय उत्तक का। लसिका एक रुधिर किस उत्तक का उदाहरण है? तो डी आंसर हो जाएगा संवहनीय उत्तक का। आगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है? तो सी आंसर हो जाएगा आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करना। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है? तो सी आंसर हो जाएगा आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करना। आगे, पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? तो ए आंसर हो जाएगा तारापुर समिति। पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? तो ए आंसर हो जाएगा तारापुर समिति। आगे, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो सी आंसर हो जाएगा एच बैरोज। भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिवर्तित करने वाला विद्वान कौन है? तो सी आंसर हो जाएगा एच बैरोज। आगे, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकी ऊष्मा स्थल माना जाता है? तो सी आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकी ऊष्मा स्थल माना जाता है? तो सी आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो बी आंसर हो जाएगा 21 जून। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो बी आंसर 21 जून। भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? तो ए आंसर हो जाएगा कच्छ में। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ स्थित है? तो ए आंसर हो जाएगा कच्छ में। आगे, निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? तो सी आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थल जीवा नहीं बल्कि मन है? तो सी आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। आगे, द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया? तो बी आंसर रहेगा श्रीपद अमृत डांगे। द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया? तो बी आंसर रहेगा श्रीपद अमृत डांगे। आगे, भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? तो डी आंसर रहेगा नागालैंड। भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? तो डी आंसर रहेगा नागालैंड। आगे, HDPE का फुल फॉर्म क्या है? तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन। HDPE का पूरा नाम क्या है? तो ये आंसर हो जाएगा हाई डेंसिटी पॉलीथीन। हाँ, ठीक है। आगे, एडिटोरिया का स्मरणीय तथ्य है कुछ, तो आइए देख लेते हैं। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो नर्मदा घाटी से। भारत का मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ? तो नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्रचलित स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं तो कहाँ से? तो मेहरगढ़ से। भारत में मानव के सर्वप्रथम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले कहाँ से? तो मेहरगढ़ से। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं कहाँ? दमदमा से। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल के अवशेष कहाँ से मिले? दमदमा से। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ? तो बुर्जा होम से। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से? तो बुर्ज होम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ? तो बुर्ज होम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ से? तो बुर्जा होम से। आगे, जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ से? तो कालीबंगा से। जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ से? तो कालीबंगा से। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ से? तो कालीबंगा और लोथल से। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ से? तो कालीबंगा और लोथल से। युगम समाधि का प्रमाण प्राप्त हुआ कहाँ से? तो कालीबंगा और लोथल से। युगम समाधि का प्रमाण प्राप्त हुआ कहाँ से? तो कालीबंगा और लोथल से। और ये इसका आंसर है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। अगले सेट की ओर चलते हैं, सेट नंबर 2। आइए इसके पहले प्रश्न शुरू करते हैं। पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो डी आंसर रहेगा महात्मा गांधी। पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो डी आंसर महात्मा गांधी। अगला, निम्नलिखित
निम्नलिखित अधिनियमों को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन करें। तो सबसे पहले हो जाएगा लेक्स लॉकी अधिनियम पहला नंबर, फिर दूसरा नंबर हो जाएगा बंगाल टेनेंसी अधिनियम, फिर तीसरा नंबर हो जाएगा आयु की सहमति अधिनियम, फिर चौथा नंबर हो जाएगा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। तो डी इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, इसे सही क्रम दिया हुआ है। फिर से देखते हैं तो पहला हो जाएगा लेक्स हॉकी अधिनियम, फिर हो जाएगा बंगाल टेनेंसी अधिनियम, फिर हो जाएगा आयु की सहमति अधिनियम, फिर हो जाएगा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। डी आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। आगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की? तो ए आंसर हो जाएगा कलकत्ता में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की? तो ए आंसर हो जाएगा कलकत्ता में। आगे बोस्टन टी की घटना कब घटित हुई? तो बी आंसर हो जाएगा 1773 में। बोस्टन टी की घटना कब घटित हुई? तो बी आंसर हो जाएगा 1773 में। आगे नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक रूप था जो वर्ष 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। फिर से नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकॉट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में, ये आंसर होगा किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। आगे संगम युग में उरैयूर किस लिए प्रसिद्ध विख्यात है? तो बी आंसर हो जाएगा कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। संगम युग में उरैयूर किस लिए प्रसिद्ध या विख्यात है? तो बी आंसर हो जाएगा कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। अगला है मिलान करने के लिए, तो आइए मिलान देखते हैं। तो फुतुहत उल सलातिन यह लिखा था अब्दुल मलिक इसामी ने। फिर फुतुहत ए फ़िरोज़ शाही यह लिखा था फ़िरोज़ शाह तुगलक ने। फिर तारीख़ ए फ़िरोज़ शाही लिखा था ज़ियाउद्दीन बर्नी ने। और खजैन उल फुतूह लिखा था अमीर खुसरो ने। सी इसका आंसर हो जाएगा 2 1 4 3 2 1 4 3। फिर से फुतुहत उल सलातिन लिखा था अब्दुल मलिक ईसानी ने। फुतुहत ए फ़िरोज़ शाही लिखा था फ़िरोज़ शाह तुगलक ने। तारीख़ ए फ़िरोज़ शाही लिखा था ज़ियाउद्दीन बर्नी ने। और खजैन उल फुतूह लिखा था अमीर खुसरो ने। अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर से। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में कौन सा वृक्ष की आकृति मिलती है? तो बी आंसर होगा पीपल। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो बी आंसर होगा पीपल। अगला प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है? तो सी आंसर होगा शिवाजी सावंत। प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है? तो सी आंसर होगा शिवाजी सावंत। आगे निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे की वास्तविक मालिक बनाया? तो बी आंसर रहेगा बक्सर की लड़ाई। निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया? तो बी आंसर रहेगा बक्सर की लड़ाई। आगे जहांगीर ने किसे नादिर उल असर का खिताब से नवाजा था? तो बी आंसर रहेगा उस्ताद मंसूर। जहांगीर ने किसे नादिर उल असर के खिताब से नवाजा था? तो बी आंसर रहेगा उस्ताद मंसूर। अगला है गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन था? तो ये आंसर रहेगा राजेंद्र प्रथम। गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन था? तो ये आंसर रहेगा राजेंद्र प्रथम। आगे अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया? तो डी आंसर रहेगा विजयनगर। अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया? तो डी आंसर रहेगा विजयनगर। आगे मंगोल शासक चंगेज़ खान की मृत्यु कब हुई? तो सी आंसर रहेगा 1227 में। मंगोल शासक चंगेज़ खान की मृत्यु कब हुई? तो सी आंसर रहेगा 1227 में। आगे गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? तो बी आंसर रहेगा अकबर। गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? तो बी आंसर रहेगा अकबर। आगे स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सी है? तो सी आंसर हो जाएगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा है? तो सी आंसर रहेगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। आगे भारत के राष्ट्रपति एकल हस्तांतरणीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ है कि ये आंसर हो जाएगा प्रत्येक निर्वाचित संसद या विधायक के मत की संख्या समान होती है। ठीक है, फिर से देखते हैं इसको। तो भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरणीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ क्या है? तो ये आंसर हो जाएगा प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या समान होती है। अगला प्रश्न 18 नंबर। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखना कौन सा सही है। तो वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं, या बिल्कुल सही है। कानून निर्माण में इस सिद्धांत को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, या भी सही है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। 1 और 2 इसमें दोनों सही है। फिर से राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, या बिल्कुल सही है। कानून निर्माण में इस सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, यह भी बिल्कुल सही है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। 1 और 2 इसमें दोनों सही है। आगे भारतीय दंड संहिता का कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात कराने के अपराध से संबंधित है? तो धारा 313 बी आंसर हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात कराने के अपराध से संबंधित है? तो बी इसका आंसर हो जाएगा धारा 313। आगे वैश्विक संसाधन जो
वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो बी इसका आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय। वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो बी आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय। आगे भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? तो सी इसका आंसर हो जाएगा अपरदन। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? तो सी आंसर हो जाएगा अपरदन। आगे भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है? तो डी आंसर हो जाएगा नरमा। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास को किस नाम से जाना जाता है? तो डी आंसर हो जाएगा नरमा। निम्नलिखित में से किस नदी को व्यथ के नाम से जाना जाता है? तो ये आंसर हो जाएगा झेलम। निम्नलिखित में से किस नदी को व्यथ के नाम से जाना जाता है? तो ये आंसर हो जाएगा झेलम। आगे तीई पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो ये आंसर हो जाएगा नागालैंड। तीई पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो ये आंसर हो जाएगा नागालैंड। कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो सी आंसर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो सी आंसर हो जाएगा संयोजन क्रिया। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है? तो बी आंसर हो जाएगा ताप विद्युत संयंत्र से। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है किससे? तो बी आंसर हो जाएगा ताप विद्युत संयंत्र से। तो तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो डी इसका आंसर हो जाएगा फिनॉल एवं फ्लोवोनोइड्स के कारण। तुलसी के पौधों का औषधीय महत्व किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो डी आंसर हो जाएगा फिनॉल एवं फ्लोवोनोइड्स के द्वारा। आगे है सुमेलित करने के लिए सूची 1 को सूची 2 से। तो आइए मिलान देखते हैं। तो सोडियम बेंजोएट हो जाएगा फलों के रस का परिरक्षण। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा रासायनिक उद्योग और सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा पेट्रोलियम शोधन। तो बी इसका आंसर हो जाएगा 1 3 4 2। 1 3 4 2 फिर से देखते हैं। तो सोडियम बेंजोएट हो जाएगा फलों के रस का परिरक्षण। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा रासायनिक उद्योग और सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा पेट्रोलियम शोध। अगला प्रश्न है कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो ये आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो ये आंसर होगा नाइट्रोजन। पादपों में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है? तो ये आंसर हो जाएगा जाइलम पैरेन्काइमा। पादपों में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है? तो ये आंसर हो जाएगा जाइलम पैरेन्काइमा। आगे निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? तो ये आंसर हो जाएगा सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक। निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? तो ये आंसर हो जाएगा सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक। आगे निम्नलिखित में से कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो डी आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो परमाणु ऊर्जा नहीं है, बाकी लकड़ी है, गोबर है और कोयला है। आगे सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है? तो ये आंसर हो जाएगा एक कोशिकीय युग्म नज से। सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है कैसे? तो ये आंसर हो जाएगा एक कोशिकीय युग्म नज से। आगे वह जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान की खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, वह है क्या? तो एजोला। वह जलीय पौधा जो प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, तो बी आंसर हो जाएगा एजोला। निम्न में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है? तो बी आंसर हो जाएगा नेपेंथिस। निम्न में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है? तो बी आंसर हो जाएगा नेपेंथिस। आगे निम्न में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? तो ए आंसर हो जाएगा काई। निम्न में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? तो ए आंसर हो जाएगा काई। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? तो ए आंसर हो जाएगा वितरण विधि नहीं है, बाकी उत्पाद विधि है, व्यय विधि है और आय विधि है। निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधि नहीं है? तो ए आंसर हो जाएगा वितरण विधि। आगे अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है, तो बी आंसर हो जाएगा लाभांश एवं बोनस शेयर। अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है क्या? तो बी आंसर हो जाएगा लाभांश एवं बोनस शेयर। आगे आधुनिकीकरण में शामिल है तो हो जाएगा नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, तो सी इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। फिर से आधुनिकीकरण में शामिल है क्या क्या? तो ए आंसर हो जाएगा नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग और बी आंसर हो जाएगा सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, तो सी आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों इसमें है। आगे पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें देखना है कौन सा कथन सही है। तो स्वपोषी मतलब स्वपोषजन स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है, या बिल्कुल सही है। द्वितीय उत्पादकता का संदर्भ परपोषी या विषम पोषजन
स्तर का उत्पादन से है, तो यह भी सही है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। 1 और 2 इसमें दोनों सही है। फिर से देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है, यह बिल्कुल सही है। द्वितीय उत्पादकता के संदर्भ में परपोषी स्तर के उत्पादन से है, तो यह भी सही है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। 1 और 2 इसमें दोनों सही है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है, तो ये हो जाएगा कुचिपुड़ी। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है, तो ये आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। आगे निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक। तो सबसे पहले हुआ था तीसरा नंबर इलेक्ट्रॉन की खोज, फिर चौथा नंबर हुआ था प्रोटॉन की खोज, फिर दूसरा नंबर हुआ था न्यूट्रॉन की खोज, और पहला नंबर फिर हुआ था पाई मेसॉन की खोज। तो सी इसका आंसर हो जाएगा 3 4 1 2 3 4 1 2। फिर से देखते हैं। तो सबसे पहले हुआ था तीसरा नंबर इलेक्ट्रॉन की खोज, फिर चौथा नंबर हुआ था प्रोटॉन की खोज, फिर दूसरा नंबर हुआ था न्यूट्रॉन की खोज, और फिर पहला नंबर हुआ था पाई मेसॉन की खोज। तो सी इसका आंसर हो जाएगा 3 4 2 1। आगे निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव का आयोजन किया जाता है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। आगे है दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1961। दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो ये आंसर हो जाएगा 1961। राजा ललितादित्य के नाम ने किस राज्य पर शासन किया, तो बी इसका आंसर हो जाएगा कश्मीर। राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया, तो बी हो जाएगा कश्मीर। सैर ए गुल फरोशा त्यौहार का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो ए आंसर हो जाएगा दिल्ली। सैर ए गुल फरोशा त्यौहार का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो ए आंसर हो जाएगा दिल्ली। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो बी आंसर रहेगा 17 सितंबर। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो बी आंसर रहेगा 17 सितंबर। आगे किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा, तो ए आंसर रहेगा मेगास्थनीज। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा, तो ए आंसर रहेगा मेगास्थनीज। आगे निम्न में से कौन सी पावर लोकर एरिया वायरलेस संचालन तकनीक है, तो ये आंसर रहेगा ब्लूटूथ। निम्न में से कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचालन तकनीक है, तो ये आंसर रहेगा ब्लूटूथ। आगे किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जा सकता है, तो बी आंसर रहेगा जॉन मैकार्थी। किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है, तो बी आंसर रहेगा जॉन मैकार्थी। यहाँ पर सेट समाप्त होता है। यहाँ पे कुछ स्मरणीय तर्क दिया हुआ है, आइए देख लेते हैं एक एक करके। तो नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ से, तो कालीबंगा से। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ से, तो कालीबंगा से। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मोहनजोदारो से। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ, तो मोहनजोदारो से। शवों को दफनाने का प्रथा का प्रचलन था, तो इसका हो जाएगा हड़प्पा में। शवों के दफनाने का प्रथा का प्रचलन कहाँ था, तो हड़प्पा में। शवों को जलाने का प्रथा का प्रचलन था, तो मोहनजोदारो में। शवों को जलाने का प्रथा का प्रचलन था मोहनजोदारो में। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदारो से। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदारो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बनवाली से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बनवाली से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। स्थलाकृति स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से। स्थलाकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से। वैसा हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 भागों में विभाजित है, तो धौलावीरा से। वैसा हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त है, तो धौलावीरा से। तो यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर सेट समाप्त होता है। यहाँ पे उसका आंसर की दिया हुआ है। आइए तीसरे नंबर सेट की ओर चलते हैं। तो तीसरा नंबर सेट यहाँ से शुरू होता है। पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया, यह बिल्कुल सही है। महाराजा दिलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए, यह भी सही है। दिलीप सिंह को 2,50,000 वार्षिक पेंशन दे दी गई, यह गलत है। तो सी इसका आंसर गलत हो जाएगा। दिलीप सिंह को 2,50,000 वार्षिक पेंशन दी गई, यह गलत है। अगला है किस वर्ष से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया, तो बी हो जाएगा 1889 में। किस वर्ष से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया, तो बी हो जाएगा 1889 में। अगला निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में की घटना में सही कालानुक्रमिक क्रम में इंगित किया गया है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। पहले हो जाएगा मार्लेमिंटो सुधार, फिर जलियांवाला बाग त्रासदी, फिर गांधी इरविन समझौता, फिर अगस्त प्रस्ताव। फिर से पहले हो जाएगा मार्लेमिंटो सुधार, फिर जलियांवाला बाग त्रासदी, फिर गांधी इरविन समझौता, फिर अगस्त प्रस्ताव। आगे भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी, तो इसका आंसर डी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी, तो डी आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। आगे किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की, तो बी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की, तो डी आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। आगे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा मतंगिनी हाजरा।
1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है? तो सी आंसर हो जाएगा मातंगिनी हाजरा। आगे दीनबंधु सर्वप्रथम सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सी आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सी आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। आगे सैयद वंश के सुल्तान से का सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले हो जाएगा पहला नंबर खिज्र खां, फिर तीसरा नंबर हो जाएगा मुबारक शाह, फिर दूसरा नंबर हो जाएगा मोहम्मद शाह, फिर चौथा नंबर हो जाएगा अलाउद्दीन अहमद शाह। फिर से सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले हो जाएगा खिज्र खां, फिर तीसरा नंबर हो जाएगा मुबारक शाह, फिर दूसरा नंबर हो जाएगा मोहम्मद शाह, फिर चौथा नंबर हो जाएगा अलाउद्दीन अहमद शाह। अगला प्रश्न है, रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं उसके बारे में सही कथन चुनिए। तो पहला नंबर इसमें सही है, केवल एक रानी रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी, यह बिल्कुल सही है। और उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांडे, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों, देवगिरी के सेवना शासकों को पराजित किया, यह गलत है। तो इसका आंसर होगा केवल एक इसमें सही है। रानी रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी। आगे मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में SARAIS सराइस शब्द का अर्थ क्या है? तो सी इसका आंसर हो जाएगा एक स्थान जिसका उद्देश्य भारत और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना। मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में सराइस शब्द का अर्थ क्या है? तो सी इसका आंसर हो जाएगा एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें देखना कौन सा सही है। तो इल्तुतमिश ने सिजदा मतलब दंडवत तथा पैवोस सम्राट के पैर चूमना का प्रथा राजा के प्रति सम्मान अभिव्यक्त दर्शाने के रूप में आरंभ किया, यह बिल्कुल गलत है। बलबन ने चांदी का टांका तथा तांबे का जितल मुद्रा के रूप में प्रचलित किया, यह भी गलत है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। आगे निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन प्रशासन विभाग का सही अनुक्रम है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, पहला हो जाएगा भुक्ति, फिर हो जाएगा विषय, फिर हो जाएगा विधि, फिर हो जाएगा ग्राम। फिर से निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन प्रशासन विभाग का सही अनुक्रम नहीं है? तो ए इसका आंसर हो जाएगा पहले भुक्ति, फिर विषय, फिर विधि, फिर ग्राम। आगे निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला का वेसर शैली का उदाहरण है? तो ए इसका आंसर हो जाएगा होयसलेश्वर मंदिर। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला के वेसर शैली का उदाहरण है? तो ए आंसर हो जाएगा होयसलेश्वर मंदिर। आगे प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा नाटककार। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भावभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? तो ये आंसर हो जाएगा नाटककार। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम कौन सा है? तो 20 का सही हो जाएगा, पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी, फिर पंथनिरपेक्ष, फिर लोकतंत्रात्मक। फिर से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम कौन सा है? तो पहले हो जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी, फिर पंथनिरपेक्ष, फिर लोकतंत्रात्मक। अगला प्रश्न 16 नंबर है, तो पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो सी इसका आंसर सत्य हो जाएगा, पंचायती राज संस्थानों का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। फिर से पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो सी इसका आंसर सत्य हो जाएगा, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है? तो डी इसका आंसर रहेगा 7वीं अनुसूची। केंद्र और राज्यों के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है? तो डी आंसर रहेगा 7वीं अनुसूची। आगे, मौलिक अधिकारों के लागू करने के लिए किस न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? तो सी आंसर हो जाएगा समादेश। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है क्या? तो सी आंसर रहेगा समादेश। आगे, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार के संवैधानिक अधिकार है? तो ए आंसर रहेगा मौलिक कर्तव्य। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार का संवैधानिक अधिकार है? तो ए आंसर रहेगा मौलिक कर्तव्य। आगे, भारत ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा प्रभारी है? तो सी इसका आंसर रहेगा भारतीय मानक ब्यूरो। भारत ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय मानक के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में कौन सा प्रभारी है? तो सी इसका आंसर रहेगा भारतीय मानक ब्यूरो। आगे, नीचे दिए गए 4 युगों में से कौन सा युगम सही सम्मिलित नहीं है? तो अनुसंधान संस्था और शहर दिया हुआ है। तो शुष्क वन अनुसंधान संस्था जोधपुर, यह बिल्कुल सही है। हिमालय वन अनुसंधान संस्था देहरादून, यह गलत है। वर्षा अनुसंधान संस्था जोरहट, यह भी सही है। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्था जबलपुर, यह सही है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बी गलत है। हिमालय वन अनुसंधान संस्था देहरादून, यह गलत है। आगे, भारत में कोयले खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इनमें से सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हो जाएगा 1 नंबर रानीगंज के कोयले का प्रथम उत्पादन, फिर चौथा नंबर हो जाएगा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम NCDC का स्थापना,
फिर तीसरा नंबर हो जाएगा कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण, फिर दूसरा नंबर हो जाएगा कोल इंडिया लिमिटेड CIL की स्थापना। तो डी इसका आंसर हो जाएगा 1432, 1432। फिर से देखते हैं, तो पहले हो जाएगा रानीगंज के कोयला का प्रथम उत्पादन, फिर चौथा नंबर हो जाएगा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम NCDC की स्थापना, फिर तीसरा नंबर हो जाएगा कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण, फिर दूसरा नंबर हो जाएगा कोल इंडिया लिमिटेड CIL की स्थापना। आगे, भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? तो 20 का आंसर हो जाएगा राजस्थान। भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? तो 20 का आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है? तो 31.2%, बी ऑप्शन। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो बी आंसर हो जाएगा 31.2%। आगे, नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो सी इसका आंसर हो जाएगा रिचर्ड फेनमैन। नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो सी आंसर होगा रिचर्ड फेनमैन। आगे, निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत का कार्य करता है? तो सी आंसर हो जाएगा रेखीय गति की संरक्षण। निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सी आंसर हो जाएगा रेखीय गति का संरक्षण। आगे, इको साउंडिंग का प्रयोग होता है? तो ए आंसर हो जाएगा समुद्र की गहराई मापने के लिए। इको साउंडिंग का प्रयोग होता है, तो ए आंसर हो जाएगा समुद्र की गहराई मापने के लिए। आगे, सोलर सेल निम्न में से किससे बने होते हैं? तो बी आंसर हो जाएगा अर्धचालक से। सोलर सेल निम्न में से किससे बने होते हैं? तो बी आंसर होगा अर्धचालक से। आगे, ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड का घटक शामिल होता है और इसका pH मान 4.5 से कम होता है कहलाती है क्या? तो बी आंसर हो जाएगा अम्ल वर्षा। ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड का घटक शामिल होता है और इसका pH मान 4.5 से कम होता है कहलाती है क्या? तो बी आंसर हो जाएगा अम्ल वर्षा। आगे, जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरणों में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो सी आंसर हो जाएगा रेहोडियम। जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरणों में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो सी आंसर हो जाएगा रेहोडियम। आगे, सूक्ष्म पोष जो शर्करा के परिवहन C++ के उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है? तो ये आंसर हो जाएगा फास्फोरस। सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन Ca++ मतलब कैल्शियम प्लस आयन के उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है? तो ये आंसर हो जाएगा फास्फोरस। आगे, किस खाद्य पदार्थ के सभी आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं? तो बी आंसर हो जाएगा अंडा। किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं? तो बी आंसर हो जाएगा अंडा में। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो पोडोलॉजी पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन, या बिल्कुल गलत है। एंथ्रोलॉजी हो जाएगा फूलों का अध्ययन, या बिल्कुल सही है। एंटोमोलॉजी हो जाएगा जीव जंतु का शाखा, यह भी सही है। ट्रोफोलॉजी हो जाएगा पोषक का अध्ययन, यह भी सही है। तो ए इसका आंसर गलत हो जाएगा, पोडोलॉजी पौधों में के जीवाश्मों का अध्ययन। आगे, किस शैल से आयोडीन की प्राप्ति होती है? तो बी हो जाएगा लेमिनेरिया से। किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है? तो बी आंसर हो जाएगा लेमिनेरिया से। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस H2 विस्थापित करती है? तो ए आंसर हो जाएगा Mg। निम्नलिखित में से कौन से धातु अम्ल से अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस मतलब H2 विस्थापित करती है? तो ए आंसर हो जाएगा Mg। आगे है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है? तो 20 का आंसर हो जाएगा जीन के संश्लेषण के लिए। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है? तो बी आंसर हो जाएगा जीन के संश्लेषण के लिए। आगे, निम्न में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? तो सी इसका आंसर हो जाएगा नेफेंथिस। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? तो सी आंसर होगा नेफेंथिस। आगे, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से सीलियक रोग हो जाता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा विटामिन B12। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से सीलियक रोग हो जाता है? तो बी आंसर हो जाएगा विटामिन B12। आगे, कोशिका में मौजूद जेली जैसी तरल पदार्थ कहलाता है? तो डी इसका आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव। कोशिका में मौजूद जेली जैसी तरल पदार्थ कहलाता है क्या? तो डी इसका आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव। आगे, पादपों के विभिन्न प्रजातियों को दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीक कौन सी है? तो 20 का आंसर हो जाएगा इन विट्रो जीन बैंक। पादपों के विभिन्न प्रजातियों की दीर्घकालीन संरक्षण का तकनीक कौन सी है? तो 20 का आंसर हो जाएगा इन विट्रो जीन बैंक। आगे, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया? तो ये आंसर हो जाएगा 2002 में। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया? तो ये आंसर हो जाएगा 2002 में। आगे, बढ़ती शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास के निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल विख्यात है? तो डी का आंसर हो जाएगा हैरिस टोड्रो मॉडल। फिर से, बढ़ते शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास के निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल विख्यात है? तो 20 का आंसर हो जाएगा हैरिस टोड्रो मॉडल। आगे, सुमेलित करने के लिए दिया हुआ चित्रकारी और राज्य।
तो मधुबनी हो जाएगा बिहार का, लेपाक्षी हो जाएगा आंध्र प्रदेश का, पटचित्र हो जाएगा उड़ीसा का और वारली हो जाएगा महाराष्ट्र का। तो डी इसका आंसर हो जाएगा 4-3-1-2, 4-3-1-2। फिर से देखते हैं। तो मधुबनी हो जाएगा बिहार का, लेपाक्षी हो जाएगा आंध्र प्रदेश का, पटचित्र हो जाएगा उड़ीसा का और वारली हो जाएगा महाराष्ट्र का। डी इसका आंसर हो जाएगा 4-3-1-2। अगला प्रश्न है, फिलिप्स वक्र निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? तो 20 का आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। फिलिप्स वक्र निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? तो 20 का आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। आगे मिलान करने के लिए तो कहलगांव हो जाएगा बिहार का, एक कोयला आधारित बिजली संयंत्र है, तो कहलगांव बिहार में हो जाएगा, खरगोन यह हो जाएगा मध्य प्रदेश में, कोरबा हो जाएगा छत्तीसगढ़ में और कुडगी हो जाएगा कर्नाटक में। तो डी इसका आंसर हो जाएगा 2-1-4-3, 2-1-4-3। फिर से देखते हैं। तो कहलगांव बिहार का हो जाएगा, खरगोन हो जाएगा मध्य प्रदेश का, कोरबा हो जाएगा छत्तीसगढ़ का और कुडगी हो जाएगा कर्नाटक का। आगे निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन, यह बिल्कुल सही है। J.S. किन्स जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, यह भी सही है। गुनार मॉडल एशियन ड्रामा, यह भी सही है। कार्ल मार्क्स प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, यह बिल्कुल गलत है। तो डी इसका आंसर गलत हो जाएगा। आगे अफसपा पहली बार कहाँ लगाया गया? तो डी आंसर होगा 7 पूर्वोत्तर राज्यों में। अफसपा पहली बार कहाँ लगाया गया? तो डी आंसर होगा 7 पूर्वोत्तर राज्यों में। आगे मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? तो डी आंसर हो जाएगा 1963 में। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? तो डी आंसर हो जाएगा 1963 में। आगे भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो सहकारी बैंक शामिल है, वाणिज्यिक पत्र भी शामिल है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक शामिल नहीं है और ट्रेजरी बिल शामिल है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक शामिल नहीं है। आगे पोचमपल्ली किसके लिए विख्यात प्रसिद्ध है? तो सी इसका आंसर हो जाएगा बुनाई के लिए। पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सी आंसर हो जाएगा बुनाई के लिए। यहाँ पे इसका आंसर की हो गया। हमारा तीसरा नंबर सेट भी कंप्लीट होता है। अब शुरू करते हैं चौथा नंबर सेट से। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा चालुक्य शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परमयोग को प्राप्त किया? तो ये आंसर हो जाएगा सोमेश्वर प्रथम। निम्नलिखित में से वह कौन सा चालुक्य शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परमयोग को प्राप्त किया? तो ये आंसर होगा सोमेश्वर प्रथम। आगे चोल मंदिर में निम्न में से कौन सी उसकी प्रमुख विशेषता है? तो सी आंसर हो जाएगा विमान। चोल मंदिरों में निम्न में से कौन सी उसकी प्रमुख विशेषता है? तो सी आंसर हो जाएगा विमान। आगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के किस भिक्षु ने लगातार 200 ग्रंथों की रचना की? तो ये आंसर हो जाएगा अतीश दीपांकर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के किस भिक्षु ने लगातार 200 ग्रंथों की रचना की? तो ये आंसर होगा अतीश दीपांकर। आगे निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो आइए मिलान देखते हैं। तो बीजापुर का सरदार अफजल खां की हत्या तो 1659 में हुई थी। शिवाजी द्वारा दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर हमला या हुआ था 1663 में। सूरत की पहली लूट हुई थी 1664 में और सूरत की दूसरी लूट हुई 1670 में। तो सी इसका आंसर हो जाएगा ABDC। फिर से देखते हैं। तो बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या हुई थी 1659 में। शिवाजी द्वारा दक्कन के मुगल सूबेदार थे तो 1663। शाइस्ता खां पर हमला हुआ था 1663 में। आगे सूरत की पहली लूट हुई थी 1664 में और सूरत की दूसरी लूट हुई 1670 में। आगे है दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा है? तो ये आंसर रहेगा हुमायूं का मकबरा। दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा है? तो ये आंसर रहेगा हुमायूं का मकबरा। दिल्ली सल्तनत में मजलिस ए खलवत का अर्थ मंत्री परिषद होता है जिसमें कौन शामिल नहीं था? तो सी इसका आंसर हो जाएगा सद्र उल सुदूर शामिल नहीं था। बाकी दीवान इंसा शामिल था, अरिज ए मुमालिक शामिल था और वजीर शामिल था। सद ए सुदूर शामिल नहीं था। आगे है चरक संहिता किसके अध्यायों एवं खंडों में विभाजित है? तो ये आंसर हो जाएगा 120 अध्याय और 8 खंड। चरक संहिता कितने अध्यायों एवं खंडों में विभाजित है? तो ये आंसर हो जाएगा 120 अध्याय और 8 खंड। आगे है भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये आंसर हो जाएगा AB ठक्कर। भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बी आंसर हो जाएगा AB ठक्कर के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से सत्य कथन कौन कौन से देखने हैं? तो 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पम्पस्टन थे, यह बिल्कुल सही है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, यह भी सही है। 1857 के विद्रोह के समय युद्ध संवाददाता WH रसूल था, यह भी सही है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, इसमें तीनों सही है। फिर से देखते हैं। तो 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पम्पस्टन था, यह बिल्कुल सही है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, यह भी सही है। 1857 के विद्रोह के समय युद्ध संवाददाता WH रसूल था, यह भी सही है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, इसमें तीनों सही है। आगे सरे जहाँ से अच्छा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो डी आंसर होगा मोहम्मद इकबाल। सारे जहाँ से अच्छा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो डी आंसर होगा मोहम्मद इकबाल। किसने कहा था कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है? सी हो जाएगा महात्मा गांधी। किसने कहा था कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है? तो सी आंसर होगा महात्मा गांधी ने कहा था। आगे सीधी कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी? तो ये आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना ने।
फिर से सीधी कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की? तो ये आंसर रहेगा मोहम्मद अली जिन्ना। आगे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर हुए थे? तो ये आंसर रहेगा संयुक्त प्रांत। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर हुए थे? तो ये आंसर रहेगा संयुक्त प्रांत। आगे महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई? तो ये आंसर रहेगा 1909 में। महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई? तो ये आंसर रहेगा 1909 में। आगे भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड जो 1860 में अधिनियमित हुआ का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो डी आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले ने। भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड जो 1860 में अधिनियमित हुई का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो डी आंसर होगा लॉर्ड मैकाले ने। आगे भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया? तो ये आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार के अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया? तो ये आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति में। अगला प्रश्न 17 नंबर, तो भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का संवर्धन का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो बी आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन उल्लेख कहाँ किया गया है? तो बी आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। आगे शुंगलू समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा क्यों की गई? तो बी आंसर होगा राष्ट्रमंडल खेलों के संचालन में भ्रष्टाचार के आरोपों की छानबीन के लिए। शुंगलू समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा क्यों की गई? तो बी आंसर होगा राष्ट्रमंडल खेलों के संचालन एवं में भ्रष्टाचार आरोपों की छानबीन के लिए। आगे एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की सहमति बैठक में मतदान हो सकता है यदि एक सदन ने उसे बिना पारित किए अपने पास कितने माह तक रख सकता है? तो सी आंसर होगा 6 माह तक। फिर से एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है यदि एक सदन ने उसे बिना पारित किए अपने पास कितने माह तक रख सकता है? तो 6 माह तक। अगर पास नहीं करेगा तो फिर संयुक्त बैठक होगा। आगे जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित किया जा सकता है? तो ये आंसर होगा कोई भी व्यक्ति द्वारा। जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित किया जा सकता है? तो ये आंसर होगा कोई भी व्यक्ति द्वारा। आगे पंचायती राज संस्थानों में अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई? तो 243D। पंचायती राज संस्थानों में अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो बी आंसर हो जाएगा 243D। आगे पृथ्वी की आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण होता है? तो डी आंसर हो जाएगा कायांतरित चट्टान। पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिकतम ऊष्मा के दबाव के कारण होता है? तो डी आंसर होगा कायांतरित चट्टान। आगे भारत में कौन से महीने वापसी मानसून लौटते हुए मानसून के मौसम के लिए जाने जाते हैं? तो ये आंसर होगा अक्टूबर और नवंबर। भारत में कौन से महीने वापसी मानसून या लौटते हुए मानसून के मौसम के लिए जाने जाते हैं? तो ये आंसर होगा अक्टूबर और नवंबर। आगे पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है? तो ये आंसर होगा लघु हिमालय में। पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है कहाँ? तो ये आंसर होगा लघु हिमालय में। आगे अमर वर्षा का शब्द है, अमर वर्षा एक शब्द है जिसका उपयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है। तो सी आंसर होगा मानसून पूर्वी वर्षा। अमर वर्षा का शब्द है, एक शब्द है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो सी आंसर होगा मानसून पूर्व वर्षा के लिए। वह कौन सा आकाशीय पिंड है जो परिभ्रमण और परिक्रमण लगभग समान समयावधि में पूरा करता है? तो डी हो जाएगा चंद्रमा। फिर से वह कौन सा आकाशीय पिंड है जो परिभ्रमण और परिक्रमण लगभग समान समयावधि में पूरा करता है? तो डी आंसर होगा चंद्रमा। अगला प्रश्न हो जाएगा यदि मांस को 140 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पर पकाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया होती है? तो सी हो जाएगा मेलार्ड अभिक्रिया। यदि मांस को 140 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पर पकाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया होती है? तो सी आंसर हो जाएगा मेलार्ड अभिक्रिया। आगे निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग में सबसे अधिक आवृत्ति होती है? तो सी हो जाएगा गामा तरंगे। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंगे में सबसे अधिक आवृत्ति होती है? तो सी आंसर हो जाएगा गामा तरंगे। निम्नलिखित में से किस कणों में से इंद्रधनुष का निर्माण होता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अपवर्तन, परावर्तन और प्रकीर्णन। निम्नलिखित में से किस कारणों से इंद्रधनुष का निर्माण होता है? तो ए आंसर हो जाएगा अपवर्तन, परावर्तन और प्रकीर्णन। आगे है बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस सिंथेटिक फाइबर का उपयोग होता है? तो डी आंसर होगा केवलर। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस सिंथेटिक फाइबर का उपयोग होता है? तो डी आंसर होगा केवलर। आगे प्रति ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया में खाली स्थान में परिवर्तित होता है? तो ए आंसर होगा गैस ठोस में। प्रति ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया में खाली स्थान में परिवर्तित होता है तो गैस और ठोस में परिवर्तित होता है। आगे खाली स्थान का उपयोग श्वास परीक्षण में शराबी चालकों की जांच के लिए किया जाता है? तो सी आंसर हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। खाली स्थान का उपयोग श्वास परीक्षण में शराब चालकों की जांच करने के लिए होता है? तो सी आंसर होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। आगे ब्रुसेलिस नामक बीमारी किसके कारण होती है? तो ए आंसर होगा जीवाणु के कारण। ब्रुसेलिस नामक बीमारी किसके कारण होती है? तो ए आंसर होगा जीवाणु के कारण। आगे एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है? तो डी आंसर होगा 25 ग्राम। एक सामान्य वयस्क मानव
शरीर में लगभग कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है? तो डी आंसर रहेगा 25 ग्राम। आगे सूक्ष्म जीव मृत पौधे से किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं? तो डी आंसर होगा ह्यूमस। सूक्ष्म जीव मृत पौधे से किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं? तो डी आंसर होगा ह्यूमस। आगे अमीबा में भोजन का पाचन किसमें होता है? तो ए आंसर होगा भोजन रसधनी में। अमीबा में भोजन का पाचन किसमें होता है? तो ए आंसर होगा भोजन रसधनी में। आगे है जल के पुनः अवशोषण में किस हार्मोन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो ए आंसर हो जाएगा वैसोप्रेसिन। जल के पुनः अवशोषण में किस हार्मोन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो ए आंसर होगा वैसोप्रेसिन। आगे गर्भनाल में कितनी धमनियाँ पाई जाती है? तो बी आंसर होगा 2। गर्भनाल में कितनी धमनियाँ पाई जाती है? तो बी आंसर हो जाएगा 2। आगे निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ओब्लांगाटा का कार्य नहीं है? तो डी आंसर हो जाएगा पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना, यह कार्य नहीं है। बाकी रक्तदाब को नियंत्रित करना है, हृदय के धड़कन को नियंत्रित करना है, उपापचय को नियंत्रित करना है। फिर से निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ओब्लांगाटा का कार्य नहीं है? तो डी आंसर हो जाएगा पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना। आगे ऑक्टोविन ग्वेरिके 17वीं शताब्दी के किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है? तो बी आंसर हो जाएगा वायु पंप। ऑक्टोविन ग्वेरिके 17वीं शताब्दी में किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है? तो बी आंसर हो जाएगा वायु पंप। आगे अल्प अवधि में भूमि के भिन्न किस अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अवशेष को कहते हैं? तो सी आंसर हो जाएगा आभासी लगान। अल्पावधि में भूमि के भिन्न किसी अन्य उत्पाद द्वारा अर्जित अवशेष को कहते हैं क्या? तो सी आंसर हो जाएगा आभासी लगान। आगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निम्न में से किस सम्मेलन की देन है? तो डी आंसर हो जाएगा ब्रिटेन वुड। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निम्न में से किस सम्मेलन की देन है? तो डी आंसर हो जाएगा ब्रिटेन वुड। आगे निम्नलिखित में से किसे चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? तो सी आंसर हो जाएगा कॉमरेड गोविंद सिंह रावत। निम्नलिखित में से किसे चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? तो सी आंसर हो जाएगा कॉमरेड गोविंद रावत। आगे लानोज एवं कंपोज घास का बायोम के अंतर्गत आता है? तो डी आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय बायोम। लानोज एवं कंपोज घास का बायोम किस बायोम के अंतर्गत आता है? तो डी आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय बायोम। आगे निम्नलिखित में से कौन सा टेरेस्ट्रियल बायोम का उदाहरण है? तो ये आंसर हो जाएगा टैगा। निम्नलिखित में से कौन सा टेरेस्ट्रियल बायोम का उदाहरण है? तो ये आंसर हो जाएगा टैगा। आगे G20 के 18वें सम्मेलन का आदर्श वाक्य या मोटो क्या है? तो ये आंसर हो जाएगा एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। G20 के 18वें सम्मेलन का आदर्श वाक्य मोटो क्या है? तो ये आंसर हो जाएगा एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। आगे मानव विकास सूचकांक HDI के निम्नलिखित में से कौन सा एक आयाम नहीं है? तो स्वच्छ पर्यावरण के प्राप्ति या पहुंच हेतु योजना या नहीं है। बाकी लंबा एवं स्वस्थ जीवन जीने की क्षमता है, ज्ञान अर्जन की क्षमता है और अच्छा जीवन स्तर प्राप्त करने की क्षमता है। डी आंसर हो जाएगा स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति या पहुंच हेतु योजना या नहीं है। अगला प्रश्न है गहन जिला कृषि कार्यक्रम IADP को किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? तो ये आंसर होगा 1960 एवं 61। गहन जिला कृषि कार्यक्रम IADP किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? तो ये आंसर होगा 1960-61 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी में राज्य सरकार का हिस्सा है? तो बी आंसर होगा 15%। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में कुल पूंजी का राज्य सरकार का हिस्सा कितना है? तो बी आंसर होगा 15%। आगे निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? तो नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान यह स्थित नहीं है, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र यह स्थित है, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य यह स्थित है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 1, 3, 4 1, 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कुछ स्मरणीय तथ्य है। तो कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ मेहरगढ़ से। कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ से? तो मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ कोल्डीवा से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ से? तो कोल्डीवा से। आग का आविष्कार हुआ था तो पूरा पाषाण में। आग का आविष्कार हुआ कहाँ? तो पूरा पाषाण में। पहिए का आविष्कार हुआ था तो नव पाषाण में। पहिए का आविष्कार हुआ कहाँ? तो नव पाषाण में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ या यव? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो जौ और यव। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु तांबा था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु तांबा था। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है कहाँ? तो भोपाल में। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे तो लोथल और सुरकोटदा। सिंधु सभ्यता के प्रथम प्रमुख बंदरगाह कौन थे? तो लोथल एवं सुरकोटदा। अगला है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी कहाँ है? तो हो जाएगा स्टुअर्ट पिगट ने। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त या जुड़वा राजधानी कहा किसने? तो स्टुअर्ट पिगट ने। चौथा सेट का आंसर की यहाँ है। आइए शुरू करते हैं 5वां सेट से। तो 5वां सेट का पहला प्रश्न है दार्शनिक विषयों के संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम है? तो सी आंसर रहेगा अभिधम पिटक। दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? तो सी आंसर रहेगा अभिधम पिटक। निम्नलिखित कथनों पर विचार की तथा कूट का सही कथन
का विकल्प चुनिए। तो इसमें हो जाएगा देवत्री में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद शामिल होते हैं, यह बिल्कुल सही है। देवतरी में आगे है छंदोग उपनिषद की सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है, तो बिल्कुल सही है। अस्तो माँ सदा सदम में तत्सो माँ ज्योतिगम में श्लोक बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया, यह भी सही है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। 1 2 3 इसमें तीनों सही है। फिर से देखते हैं तो देवत्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को शामिल किया गया, यह बिल्कुल सही है। छंदोग उपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद माना गया, यह भी सही है। अस्तो माँ सदगम्य तमसो माँ ज्योतिगम्य श्लोक बृहदारण्यक से लिया गया है, बृहद आरण्य के उपनिषद से लिया गया है, यह भी सही है। तो डी का आंसर हो जाएगा। 1 2 3 इसमें सही है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा युग मानव सभ्यता से संबंधित है, तो ये हो जाएगा होलियोसीन। निम्नलिखित में से कौन सा युग मानव सभ्यता से संबंधित है, तो ये हो जाएगा होलियोसीन। आगे है मिलान करने के लिए विभाग और संबंधित कार्य। तो दीवान अर्ज हो जाएगा सैन्य विभाग, दीवान रसल हो जाएगा विदेशी एवं धार्मिक मामलों का विभाग, दीवान इंसा हो जाएगा संचार मंत्री और दीवान विजारत हो जाएगा वित्त मंत्री। तो इसका आंसर ए हो जाएगा CBDA। फिर से देखते हैं तो दीवान अर्ज हो जाएगा सैन्य विभाग, दीवान रसालत हो जाएगा विदेशी एवं धार्मिक मामलों का विभाग, दीवान इंसा हो जाएगा संचार मंत्री और दीवान विजारत हो जाएगा वित्त विभाग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित बहमन शासकों में से किसने बीजापुर के प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किया था, तो ये आंसर हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह। निम्नलिखित बहमन शासकों में से किसने बीजापुर के प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किया था, तो ये आंसर हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह। आगे सल्तनत कालीन शब्द बिस्वा का अर्थ है, तो बी आंसर होगा चांदी के सिक्के। सल्तनत कालीन शब्द बिस्वा का अर्थ क्या है, तो बी आंसर होगा चांदी के सिक्के। आगे किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण कराया, तो सी आंसर हो जाएगा देवराय प्रथम। किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण कराया, तो सी आंसर होगा देवराय प्रथम। आगे भारत का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपने राज्य की राजभाषा घोषित किया, तो सी आंसर हो जाएगा इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। भारत की पहली शासक जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपना राज्य भाषा घोषित किया, तो सी आंसर हो जाएगा इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। आगे निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, फिर चौथा नंबर हो जाएगा मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाना, फिर दूसरा नंबर हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव, फिर तीसरा नंबर हो जाएगा आज़ाद हिंद फौज के गठन। तो सी इसका आंसर हो जाएगा 1 4 2 3 1 4 2 3। फिर से पहले हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक, फिर चौथा नंबर हो जाएगा मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस, फिर दूसरा नंबर हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव, फिर तीसरा नंबर हो जाएगा आज़ाद हिंद फौज का गठन। तो सी आंसर हो जाएगा 1 4 2 3। आगे अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक प्रचंड के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया था, तो डी आंसर होगा दलितों के लिए। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचांग के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया था, तो डी आंसर होगा दलितों के लिए। आगे ब्रिटिश भारत राज्य क्षेत्र के अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ, तो डी आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। ब्रिटिश भारत राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ, तो डी आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। आगे अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रसारित किया, तो सी आंसर हो जाएगा 1883 में। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रसारित किया, तो सी आंसर हो जाएगा 1883 में। आगे वर्ष 1922 में साराबंदी या कोई कर नहीं आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो डी आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। वर्ष 1922 में साराबंदी या कोई कर नहीं आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो डी आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के धन के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था, तो सी आंसर होगा सर सैयद अहमद। निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के धन के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था, तो सी आंसर होगा सर सैयद अहमद। आगे इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया, तो बी आंसर होगा ए आंसर होगा भीमराव अम्बेडकर। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया, तो ए आंसर होगा भीमराव अम्बेडकर। आगे निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा प्रतिबंधित होता है, तो बी आंसर होगा स्वतंत्रता का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा प्रतिबंधित होता है, तो बी आंसर होगा स्वतंत्रता का अधिकार। आगे संयुक्त संसदीय समिति का अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है, तो डी आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त संसदीय समिति का अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है, तो डी आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। आगे किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन के 3 वर्ष तक बढ़ने की व्यवस्था की गई, तो सी आंसर होगा 59वां। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई, तो सी आंसर होगा 59वां। आगे शून्य आधारित बजट व्यवस्था किस पर आधारित है, तो डी आंसर होगा गत वर्ष में कार्यक्रमों को बिना कोई संदर्भ ग्रामीण एवं कार्यक्रमों के निर्माण पर। फिर से शून्य आधारित बजट व्यवस्था किस पर आधारित है, तो डी आंसर हो जाएगा गत वर्ष के कार्यक्रमों को बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए कार्यक्रमों के निर्माण पर। अगला मौलिक अधिकार किस की रक्षा की गारंटी देता है, तो बी आंसर होगा नागरिकों के स्वच्छंद शासन से।
मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देता है? तो बी आंसर होगा नागरिकों के स्वच्छंद शासन से। आगे निम्नलिखित युगों में कौन युगम सही सम्मिलित नहीं है? तो अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना यह बिल्कुल गलत है। अनुच्छेद 132 उच्चतम न्यायालय का अपीलीय न्यायालय होना यह बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय का परामर्श शक्ति यह भी सही है। फिर अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील के लिए विशेष इजाज़त यह भी सही है। तो इसका आंसर ए गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना यह गलत है। आगे 30 से 35 डिग्री उत्तर तथा दक्षिणी अक्षांश के मध्य पूरे वर्ष चलने वाली पवन क्या कहलाती है? तो ये आंसर हो जाएगा पछुआ हवाएं। 30 से 35 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में पूरे वर्ष चलने वाली पवनें क्या कहलाती है? तो ये आंसर हो जाएगा पछुआ हवाएं। आगे हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये आंसर होगा नामचा बरवा। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये आंसर होगा नामचा बरवा। आगे किसे नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखा क्या कहलाती है? तो ये आंसर होगा हैच्योर। किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखा क्या कहलाती है? तो ये आंसर हो जाएगा हैच्योर। आगे निम्नलिखित में से किस महासागर का सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है? तो ये आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। निम्नलिखित में से किस महासागर का सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है? तो डी आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। आगे धारावाहक चालक का संबंध किससे होता है? तो ये आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। धारावाहक चालक का संबंध किससे होता है? तो ये आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। आगे हिग्स बोसॉन की उपस्थिति की पुष्टि किसका औचित्य सिद्ध करता है? तो सी आंसर हो जाएगा ब्रह्मांड का स्थायी दशा में प्रतिरूप। हिग्स बोसॉन की उपस्थिति की पुष्टि किसका औचित्य सिद्ध करता है? तो सी आंसर हो जाएगा ब्रह्मांड की स्थायी दशा में प्रतिरूप का। आगे नम वायु में रखी गई लोहे की चादर के जंग लग जाता है, जंग संबंध में कौन से सही है? तो ये आंसर हो जाएगा यह यौगिक है। नम वायु में रखी गई लोहे की चादर पर जंग लग जाता है, जंग के संबंध में कौन सा सही है? तो बी आंसर हो जाएगा यह यौगिक है। आगे हैवर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो बी आंसर होगा केवल दो लोहा का। हैवर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो बी आंसर होगा केवल दो लोहा का। आगे एम कोश में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो डी आंसर हो जाएगा 18। एम कोश में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 18। आगे निम्न में से कौन सा रासायनिक तत्व क्षारीय मृदा धातुओं के समूह से संबंधित नहीं है? तो डी आंसर हो जाएगा पोटेशियम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक तत्व क्षारीय मृदा धातुओं के समूह से संबंधित नहीं है? तो डी आंसर हो जाएगा पोटेशियम। आगे निम्नलिखित में से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो बी आंसर रहेगा मृदु क्षरक। निम्नलिखित में से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो बी आंसर रहेगा मृदु क्षरक। आगे निम्न में से कौन लिंग निर्धारित के लिए उत्तरदायी होता है? तो सी आंसर हो जाएगा एलोसोम्स। निम्नलिखित में से कौन लिंग निर्धारित के लिए उत्तरदायी होता है? तो सी आंसर होगा एलोसोम्स। आगे यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो बी आंसर हो जाएगा मोनोटाइक्स। यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो बी आंसर हो जाएगा मोनोटाइक्स। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी कोशिकांग अमीबा के जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? तो डी आंसर हो जाएगा संकुचनशील रक्तिका। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? तो डी आंसर हो जाएगा संकुचनशील रक्तिका। आगे त्वचीय श्वसन होता है तो सी आंसर होगा कछुआ में। त्वचीय श्वसन होता है किसमें? तो सी आंसर होगा कछुआ में। आगे मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? तो डी आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? तो डी आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आगे मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी की अनच्छेदिक क्रिया को नियंत्रित करता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पश्च मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क में कौन सा भाग उल्टी या वोमिटिंग की अनच्छेदिक क्रिया को नियंत्रित करता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पश्च मस्तिष्क। आगे टेलिडोफाइटा समूह के पौधे को निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है? तो ये आंसर रहेगा पुष्प। टेलिडोफाइटा समूह के पौधे में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है? तो ये आंसर रहेगा पुष्प। आगे पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत होता है तो डी ऑप्शन हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। आगे कोई भी ऐसी वस्तु जो सरलता से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और जिसे जनता ने सुविधा की दृष्टि से मुद्रा का दर्जा दे दिया है क्या कहलाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा वस्तु मुद्रा। कोई भी ऐसी वस्तु जो सरलता से प्राप्त मात्रा में उपलब्ध होती है और जिसे जनता ने सुविधा की दृष्टि से मुद्रा का दर्जा दे दिया है क्या कहलाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा वस्तु मुद्रा। आगे भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना था जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए और लोगों के लिए समृद्ध और
वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराए, यह ध्येय किस पंचवर्षीय योजना का से संबंधित है? तो ये ऑप्शन रहेगा प्रथम पंचवर्षीय योजना। फिर से योजना, भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना था जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध एवं वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराए। यह ध्येय किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो ये ऑप्शन रहेगा प्रथम पंचवर्षीय योजना। आगे, विश्नोई आंदोलन का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये ऑप्शन रहेगा वृक्षों का संरक्षण। विश्नोई आंदोलन का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये ऑप्शन रहेगा वृक्षों के संरक्षण से। आगे, निम्न में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावी होता है? तो डी आंसर हो जाएगा आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा आर्कटिक एंड ग्रीनलैंड हिम चादर। आगे, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा 1961। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1961। आगे, निम्नलिखित में से किसने जोड़े सही सम्मिलित हैं? तो गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश, यह बिल्कुल सही है। सिंहपो जनजाति अरुणाचल प्रदेश, यह भी सही है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, यह भी सही है। और शहरिया जनजाति राजस्थान, यह भी सही है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी सही है। फिर से देखते हैं, तो गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश, यह सही है। सिंहपो जनजाति अरुणाचल प्रदेश, यह भी सही है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, यह भी सही है। शहरिया जनजाति राजस्थान, यह भी सही है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आगे, वर्ष 1924 को अंतर्राष्ट्रीय कैमिलिड उष्टगन वर्ष किसने घोषित किया? तो ये आंसर हो जाएगा यूएन द्वारा। फिर से, वर्ष 1924 के अंतर्राष्ट्रीय कैमिलिड उष्टगन वर्ष किसने घोषित किया? तो ये आंसर हो जाएगा यूएन द्वारा। आगे, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा नई दिल्ली। आगे, एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया AKFI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जयपुर में। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया AKFI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सी ऑप्शन रहेगा जयपुर में। आगे, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? तो बी ऑप्शन रहेगा 2015 से। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? तो बी ऑप्शन रहेगा 2015 से। और यहाँ पे हमारा सेट नंबर 5 भी समाप्त होता है और इस वीडियो को भी हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है और आप इससे कितने लाभान्वित हो रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, जहाँ हम लोग सेट नंबर 6 से प्रारंभ करेंगे और हम यह पूरा बुक कंप्लीट करने वाले। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों को लाभ मिले जहाँ तक जो BPSC का एग्जाम देने वाले हैं या फिर किसी ऐसे एग्जाम देने वाले हैं जहाँ पे GK GS पूछा जाता है। तो उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएंगे ताकि उन्हें इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।